आम बजट पर सीसीएन रिपोर्टर्स ने पूर्वी दिल्ली की आवाम की जानी प्रतिक्रिया। डॉक्टर्स ने कोरोना के लिए दिए गए बजट पर जाहिर की खुशी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को बताया हवा हवाई। किसान आंदोलन को चलते हुए आज 68वां दिन रूट बंद और डाइवर्ट होने से लग रहा जाम। पब्लिक को उठानी पड़ रही काफी दिक्कतें। रोके गए किसानों को समर्थन देने जा रहे वकील। एडीएमसी की विशेष बैठक में नेता सदन प्रवीण शर्मा ने 4 प्रस्ताव पेश कर कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग की। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने बताया नाटकबाजी, कहा चुनावों को देखकर पेश किए गए प्रस्ताव। पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी, हर तरफ नजर आने लगे कूड़े के ढेर। जिम्मेदार लोगों को कोस रही परेशान जनता, हड़ताल के जल्द समाधान की लगाई गुहार। और अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण हेतु जगह जगह निकाली जा रही रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाल जनता को मंदिर निर्माण में योगदान करने को किया प्रेरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। कोरोना काल के दौरान बजट पेश होते समय सारे एहतियात बरते गए। सीतारमण ने संसद में तीसरी बार बजट पेश किया और बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद में विपक्ष के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वैसे ही विपक्षी दल के नेता लोकसभा में हंगामा करने लगे। बजट के दौरान विपक्ष के लोग काले कपड़े पहनकर सदन में आए। इसके बाद हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों के बीच जाकर पूर्वी दिल्ली की आवाम की नब्ज को टटोला और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वे इस बजट से खुश हैं, क्या बजट में आवाम से सरोकार हुआ है। इस दौरान डॉक्टर्स ने कोरोना के लिए दिए गए बजट पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिहाज से अच्छा बजट है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बजट को हवा हवाई बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट जनता के लिए नहीं है, इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। वहीं बीजेपी नेता अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आए। बजट पर उन्होंने तमाम कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि बजट देश की तरक्की को रफ्तार देगा। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी बजट पर अपनी राय दी है। तो क्या कुछ कह रही है पूर्वी दिल्ली बजट पर, जरा आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि किसी तरह की कोई भी छूट किसी भी सीनियर सिटीजन को नहीं दी गई है। जो नया प्रोविज़न आया है वो आया है सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे अधिक है। उनके लिए जो नया प्रोविज़न आया है वो कहता है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने अगर आपकी पेंशन इनकम है और जिस बैंक में आपको पेंशन इनकम आ रही है उस बैंक से कोई इंटरेस्ट इनकम है। अगर इस दोनों इनकम के अलावा भी कोई आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ही है पहले की तरह। गवर्नमेंट ने इसको 6 साल से कम करके 3 साल तक कर दिया है। अब आपकी 3 साल तक ही स्क्रूटनी खुलेगी। अगर बहुत ज़्यादा केस बड़ा है आपका, तो अगर 50 लाख से ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि 50 लाख से ज़्यादा आपने टैक्स की चोरी करी है, सिर्फ तभी ही 10 साल की कंडीशन जो है 10 साल तक वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर 50 लाख से कम की टैक्स चोरी है तो आपको 3 साल तक ही नोटिस आएगा, उसके बाद आपको नोटिस नहीं आ सकता। स्लैब रेट तो हमेशा रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के जो फिजिकल डेफिसिट है वो टारगेट के 3 टाइम्स ज़्यादा था। इसलिए हम लोग खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसी तरह का कोई टैक्स रिडक्शन आए, इसी तरह कोई टैक्स रेट में कोई डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। देखिए, ऐसा है कि स्वास्थ्य क्योंकि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो कि किन्हीं कारणों से अभी उस श्रेणी में नहीं है। तो अब देश में 135 करोड़ की जनसंख्या है, तो अब गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी, और देश की राजधानी नहीं बल्कि दूर दराज के ऐसे इलाके जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, वहाँ तक स्वास्थ्य का लाभ पहुँचे। एक तरीके से कहना चाहिए आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है हेल्थ सेक्टर को। तो एक स्वास्थ्य अधिकारी होने के नाते मेरे हिसाब से देश के लिए ही अच्छा बजट है। जो सरकार ने बजट दिया है वो बहुत ही बढ़िया है। एक हेल्थ सेक्टर को देखते हुए जो सरकार ने बजट दिया है उसमें जो पैसा पीछा कोरोना काल के अंदर, देखो भारत ने अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि सबको वैक्सीनेशन जो है फ्री लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इससे वैक्सीनेशन पूरे देश में फ्री लगेगा, उसको जो है सरकार ही अपने आप वो करेगी। और आपने पेट्रोल और डीजल की बात की है, अभी उसमें ये बिल्कुल साफ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो पता चला है वो कृषि सेस है। उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि इसमें जनता को कोई जो भुगता हुआ है उससे कोई महंगाई नहीं पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या पता उस स्कीम के अंदर वो पेट्रोलियम उनको देना हो
या कंपनी देंगी या सरकार अपना राज्य शेयर डालेंगी। देखिए, केंद्र सरकार जो है ये बड़ी असंवेदनशील सरकार है, क्योंकि इसने कभी भी आम आदमियों के हित में कोई काम किया नहीं है। क्योंकि जहाँ तक निजीकरण की बात है, निजीकरण तो ये हमेशा से करते आए हैं। अदानी और अंबानी नज़र आते हैं, तो इन्होंने हमेशा से आम जनता के साथ धोखा किया है और इस बजट में भी यही हुआ है। अब ये देखिए, बजट तो एक प्रोसेस है जो हमेशा होना ही चाहिए और होता रहता है, मगर इस तरह की कोई भी सुविधा मुझे दिखता नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने अभी पढ़ा है तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सुविधा वो दे रहे हैं जनता को। स्लैब, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि भाई 75 साल के लोग अब रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, और मगर जो ठोस वो है वो सारी चीज़ें शायद नहीं हैं। मैं तो ये पूछना चाहूँगी, आज जो दिल्ली का हाल हो रखा है, हमारे किसान भाई जो बैठे हुए थे धरने पर अपनी मांगों को लेके, उस समय क्यों नहीं सदन बुलाया था? उस समय क्यों नहीं हाउस लगाया था? क्यों ऐसा क्या हो गया था कि ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा? ऑर्डिनेंस, आपको मैं बता दूं, ऑर्डिनेंस तब पास होता है जैसे कोई इमरजेंसी हो तो एक ऑर्डिनेंस, जैसे हमारे निगम में हम लोग एंटिसिपेशन अप्रूवल लेते हैं, वैसे ही ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट से कि कोई इमरजेंसी, कोविड फैला था हमारे यहाँ, पैंडेमिक फैला, मगर उसके लिए कोई मतलब वो नहीं निकाला, मगर किसानों के लिए ये 3 कानून निकाल दिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये सरकारें संवेदनशील सरकारें नहीं हैं और धन की राजनीति करती हैं। देश और ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। आज जो है इंटरनेशनल खुदरा मूल्य जो है प्रति बैरल केवल 55 रुपये है, और इन्होंने मतलब मोदी सरकार ने उस पर एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, और इसीलिए वो जो आपको पेट्रोल और डीजल है वो महंगा मिल रहा है। एक तो हमारा हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि कोरोना की बीमारी से निकले अभी वैक्सीनेशन करनी है, हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इसलिए जो हेल्थ सेक्टर था उसे 134 गुना ज़्यादा पैसा दिया गया है, जो कि इस समय देश की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। इसके अलावा पिछले 1 साल में जो सरकारी कामकाज काफ़ी ठप रहे कोरोना की वजह से, जो है वो काम उतने हो नहीं पाए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो काम होना चाहिए था उसको रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़्यादा पैसा दिया गया है। ये दोनों ऐसे काम हैं जो देश की हेल्थ सुधारेंगे। कृषि पे सरकार ने बहुत बड़े कदम उठा रही है। एमएसपी की बात जो हमारा किसान कर रहा था, लगातार जब से मोदी सरकार आई है एमएसपी का दायरा बढ़ाया जा रहा है, और इस साल भी कम से कम 1,72,000 करोड़ रुपए का जो है वो धान खरीदा जाएगा। इसके साथ साथ दालों के ऊपर भी एमएसपी पे बहुत पैसा बढ़ाया गया है, तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट फायदा है हमारे किसानों को। कि महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए था, जो हमारे भाई बंधु काम करते हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए था। लेकिन आप लोग ये देखिए कि 6 साल से, पिछले 6 सालों से इस सरकार का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इन्होंने पिछली महंगाई को भी पार कर दिया है और हमेशा ये महंगाई पे महंगाई करते ही जा रहे हैं। अभी बात चल रही थी कि जो इन्होंने बुजुर्गों को डिबेट दिया है, उसमें टैक्स में रिबेट दिया है। आप ये बताइए कि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे जो काम ही नहीं करते, तो उनको रिबेट की ज़रूरत नहीं थी। जो युवा आज काम कर रहा है उनको रिबेट की ज़रूरत थी, ताकि वो अपना घर बार चला सकें, और सोना चांदी सस्ता करने से खाना नहीं मिलता। जिनके पास पैसे ही नहीं, वो सोना चांदी सस्ते का क्या करेंगे? अगर आपको किचन में, अगर महिलाओं के किचन में आप जाकर देखें, प्याज इतनी महंगी हो जाती है, आलू इतना महंगा हो जाता है, अगर उस पर आप महंगाई को कम कर सकते तो उस पर कीजिए ना, ड्रामा करना बंद कर। तो किसान आंदोलन को चलते हुए आज 68 दिन हो गए हैं, और ऐसे में गाजीपुर के पास कई रूट बंद और कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, जिसके कारण आने वाली जनता को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। इस दौरान परेशान हो रही पब्लिक से जब हमने बात की तो लोगों ने कहा कि ये जो बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, इसे खोल देना चाहिए, इसके कारण जाम लग जाता है और हमें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और आने जाने में हम लेट हो जाते हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का समर्थन करने वकील पहुंचे तो उन्हें भी बाहर बैरिकेड पर ही रोक लिया गया और उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद गुस्साए वकीलों ने कहा कि अगर हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो हम इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। देखिए, हम जो किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट के लिए आज यहाँ आए हैं, जो कि हमें प्रोटेस्ट पे जाने से पहले ही यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया और हम प्रोटेस्ट पे नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, ये जो एंटी फार्मर लॉ हैं, इनको वापस लेने के लिए हम आए हैं और जो किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी बात होगी हम उसका समर्थन करते हैं और किसान आंदोलन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होंगी हम उसका समर्थन करते हैं। अगर बातचीत के बाद भी मुद्दे सॉल्व नहीं होते तो इस मामले पे को सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट के द्वारा भी निरस्त कराया जा सकता है। तो मेन मुद्दा यह है कि कब तक बातचीत के कई राउंड फेल हो चुके हैं और ना जाने कितने आगे राउंड होंगे। क्या जब इस लॉ का एग्जीक्यूशन
एक्सक्यूशन हो जाएगा, उसके बाद बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर तीर कमान से निकल जाए तो वो तीर वापस नहीं आता। जो हमारा पीसफुल चल रहा है, इसमें रोकने से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको वो डिनाई कर रहे हैं। बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो है राइट्स मिले हैं, किसी भी तरीके का अगर जो हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें हम शामिल हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सब लोग पीसफुल तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो जब हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को ब्रीच नहीं कर रहे हैं तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें इसको एंट्री देनी चाहिए, जिससे कि हम अपना विरोध वहाँ दर्ज करा सकें। अब लोगों को अपनी चीज़ें रखने के लिए ज़रूर रास्ते खोलने चाहिए। इन्होंने जो ये सिक्योरिटी लगा रखी है उस पर्पज़ से ही बेशक से खोल सकते हैं, छोटा रास्ता तो कोई खोल सकते ही हैं, ताकि हम लोग उनके साथ मिलके खड़े हो जाएं। उनको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, हम पीसफुली इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अंदर जाने दिया जाए, और अगर ये हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम आज ही कोर्ट में एक पिटीशन मूव करके अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए इनकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस है, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। अगर ये हमें परमिट करते हैं तो ठीक है, नहीं परमिट करते तो फिर हम इसमें फर्दर जो कॉज ऑफ एक्शन होगा वो अडॉप्ट करेंगे। ये कुछ कोई बता ही नहीं रहे, कोई सूचना ही नहीं है। अपने काम से आया होता, पर बच्चा बहुत परेशान देखा मैंने। बच्चे का घर यहाँ इंदिरापुरम में है, और ये एक मैं कह रहा हूँ कि मैं इनको छोड़ के आ जाता हूँ यहीं तक, एक छोटा सा बाइक ले जाने दो। अभी इनकी गाड़ी आ रही जा रही हैं। तो ऊबर से आया था मैं, तो वो ऊबर भी बहुत मुश्किल से आई थी, उन्होंने वो गाज़ीपुर से उधर से लेकर के इधर, पर फिर मुझे जाते समय का भी दिक्कत थी, वो मना कर दे रहे हैं बार बार, तो इधर से वहाँ जाने के लिए सुबह तो बहुत मुश्किल से मनाया था, फिर ये मिल गए इधर, वहीं पे थे जा रहे थे तो बहुत रोज़ आने जाने के लिए, और मैम तो रोज़ गुस्सा ही कर रही हैं कि आना तो पड़ेगा स्कूल, तभी पेपर दे पाओगे। सर बहुत परेशानी है, मैं अर्जेंट सैंपल लेके जा रहा हूँ। देखो मैक्स हॉस्पिटल में मरीज़ क्या, मैं ही मैक्स हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, और बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है सर। तो अभी कितनी देर हो गई आपको? सर मुझे 1 घंटा हो गया लगभग, कहीं घूमते हुए हो गया, सारा पीछे से बंद कर रखा है, और मेरे को सैंपल देखिए मैक्स का है, मेरे को सैंपल देने सामने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज 1 फरवरी को बजट पेश होने के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के काफी मजबूत इंतजाम किए। आपको बता दें कि किसानों ने आज के दिन पैदल मार्च निकालने के लिए कहा था। हालांकि 26 जनवरी को हुए उपद्रव के बाद किसान नेताओं की ओर से इस मार्च को स्थगित करने की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दिल्ली में जगह जगह सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई ताकि किसान दिल्ली में एंट्री ना कर सकें। ऐसे में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाने आते हैं सभी जगह सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त हैं और पुलिस के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखो, जैसा कि सीनियर लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है कि अभी किसी भी तरीके से जो है एंट्री दिल्ली की तरफ नहीं होनी है, उसके मद्देनज़र शाहदरा जिला पुलिस का ये अरेंजमेंट भी इंटैक्ट है, और हमारे पूरे ऑफिसर्स इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड वो अरेंजमेंट इतना इंटैक्ट रहे कि किसी भी तरह की कोई एंट्री पॉसिबल ना हो दिल्ली की तरफ। और सारे जवान पूरे कमिटेड हैं, पूरे मोटिवेटेड हैं, जोश में हैं कि एंट्री किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्पेशल हाउस की मीटिंग में नेता सदन प्रवेश शर्मा ने 4 प्रस्ताव पेश किए। पहले प्रस्ताव में धन की उपलब्धता पर एरियर का भुगतान किया जाएगा। दूसरे प्रस्ताव में सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही तीसरे प्रस्ताव में 5000 इफ्जीदार कर्मचारियों यानी डेली बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने, और चौथे प्रस्ताव में सफाई कर्मचारी जो करुणामूलक आधार पर काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए। इसके साथ ही नेता सदन प्रवेश शर्मा ने कहा कि अधिकारियों की मिली भगत अब नहीं चलेगी। अब तक जो प्रस्ताव हाउस में लाए गए हैं उनको रद्दी में डाल दिया जाता है। पिछले सारे प्रस्ताव जो अब तक पास हुए उस पर क्या काम हुआ उसका जवाब दें, और आज जो 4 प्रस्ताव आए हैं उस पर तत्काल विचार हो, फाइल दबा न दी जाए। वहीं नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने इसे नाटकबाजी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये नाटकबाजी है, पहले भी कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव लाए गए, ये सब चुनाव को देखकर किया जा रहा है। कि 3-4 सालों से लगातार हम कर्मचारियों की डिमांडों पर सोचते हैं, विचार करते हैं, और जब उनकी हड़ताल होती है तो अधिकारी आगे हमें कर देते हैं कि आप हड़ताल को रुकवाइए, और उनकी बातें मांगे मानते हैं हम, 3-4 मांगे। कई बार कहने के बाद अधिकारी लगातार अपने का रवैया हुए रहा अफसरशाही का। इस बार हमारा पूरा मन तैयार था कि जो कर्मचारी पक्के हो सकते हैं 93 से 98 तक के, उन्हें पक्का किया जाए। 3 से 6 के जो एफजीदार हैं वो पक्के हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं, उन्हें पक्का किया जाए। जो उनके एरियर हैं उनके बिल बनाए जाए, उनके बिल बनाकर हम रख दें, पास बेशक बात करें।
एक कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उसकी पूंजी कितनी मिलने वाली है, उसकी जो मेहनत की पूरे जीवन भर पता नहीं लगता। अधिकारियों का ढुलमुल रवैया, गोली मतलब बातों को लिंगरोल कर देगा। तो इसी विषय पर हमारी पार्टी ने, हमारी हाईकमान ने, हम सब ने डिसीजन लिया कि स्पेशल हाउस बुलाकर इन सारी मांगों, जो मांगे हैं कर्मचारियों की, उनकी मांगे जायज़ हैं। कर्मचारियों की मांगों से मैं सहमत भी हूँ और जायज़ भी हैं। तो हमने हाउस बुलाया, हमने पास किया और अधिकारियों को बाउंड किया है स्ट्रिक्टली आज मैंने कि जो आज के प्रस्ताव हैं और दिग टोकरी बना जाए, उन पर आज ही इम्प्लीमेंट शुरू होना चाहिए। इन्हीं कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 7/1/2018 को एक आदेश पारित हुआ था, उस पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, एक कर्मचारी को पक्का नहीं किया। ये सिर्फ 28 फरवरी के चुनाव को देखते हुए सिर्फ एक नाटकबाजी थी, इनकी नौटंकी थी कि इस तरह के 4 प्रस्ताव लाके हम उनकी कर्मचारियों की भावना के साथ खेल लेंगे, लेकिन हम इनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम प्रतिपक्ष की भूमिका में हम लोग बैठे हैं और हम कर्मचारियों के साथ कोई भी गलत नहीं होने देंगे। जिस तरीके से ये उनकी भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करें, हम उनको नहीं खेलने देंगे। अगर वास्तव में कर्मचारियों को करना चाहते हैं तो आयुक्त महोदय के आदेश से एक सरकारी प्रस्ताव लेके आए और उस प्रस्ताव में साफ साफ लिखे, ये कहते हैं फंड की उपलब्धता। क्या होता है फंड की उपलब्धता? तुम प्राइवेट कंपनियों को जब टेंडर देते हो तब आपके पास फंड की कोई कमी नहीं होती। जब कर्मचारियों को पक्का करने की बात आती है, कर्मचारियों की तनख्वाह देने की बात आती है, तो आप कहते हो फंड की उपलब्धता। तो इसका मतलब आप सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हो। आप किसी भी कर्मचारी के हित की बात नहीं करना चाहते, सिर्फ उनसे लाभ लेना चाहते हो, उनका इस्तेमाल करना चाहते हो, उनका दोहन करना चाहते हो। लेकिन जब बात उनके हकों की आती है, बात उनके रोजगार की आती है, बात उनको पक्का करने की आती है, बात उनकी तनख्वाह की आती है, तो ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के मुंह मोड़कर चले जाते हैं और झूठे वादे और झूठे नाटक करके सिर्फ थोड़े समय के लिए उनको दिखावा करने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई बात हमारे पार्षद रखते हैं तो पीछे से कुछ महिला पार्षद हैं अपशब्द कहती हैं और हमारे जेंट्स पार्षदों पे गलत आरोप लगाती है। तो आज भी इस बात का मैंने विरोध किया। मैंने कहा आज पहले फैसला इस बात पे हो जाए कि ये महिला जो आरोप लगा रही है वो सही है या गलत है, क्योंकि बार बार हमारे पार्षदों को इस तरह से बेइज्जत करना ये कहाँ का वो है। तो इस पर भी मेयर साहब ने हमें बोलने नहीं दिया, वो अपनी बात रखते रहे और अपने पार्षदों को ना कुछ कह के उल्टा हमें ही बैठाते रहे कि नहीं मैडम बैठ जाओ बात करो। लेकिन ये चीज़ गलत है भाई, वो सम्मानित पार्षद है, अगर वो मनोनीत पार्षद भी हैं तो उपराज्यपाल के द्वारा भेजे गए पार्षद है, उनका तो सम्मान होना चाहिए। आप उनको तो बिल्कुल ऐसे समझते हो जैसे कि पार्षद ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आके बैठ गए हो यहाँ पर हाउस में। तो इस तरह के उनके लिए अपशब्द यूज किए जाते हैं, जिसका मैंने विरोध किया आज और मैं आगे भी करती रहूंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार मैं काफी जोर शोर से इसका विरोध करूंगी। वेतन पेंशन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी जारी है। हड़ताल की वजह से पूर्वी निगम के करीब सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, डलाव घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। इसकी वजह से हर तरफ कूड़े के ढेर नजर आने लगे हैं और जनता को दिक्कत हो रही है। हर जगह कूड़ा फैलने से गंदगी के अंबार लग गए हैं। जनता परेशान है और जिम्मेदार लोगों को कोस रही है। लोगों का कहना है कि हमें सफाई से मतलब है, सरकारें आपस में लड़ती हैं लेकिन पिसती जनता है। साथ ही कहा कि हर इलाके का गंदगी से बुरा हाल हो रखा है। हमसे टैक्स लिए जाते हैं लेकिन बदले में गंदगी परोस दी जाती है। आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है। इसका कोई समाधान निकाला जाए ताकि जनता परेशान ना हो। देखिए, इसमें जो ईडीएमसी हो या कोई भी एमसीडी हो, वो हड़ताल क्यों करती है ये समझ नहीं आ रहा हमें। पहली बात, जब प्राइवेटिज्म में भी दे दिया गया था वो भी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। सुना है कि वो उनको नहीं उठाने देते ईडीएमसी वाले। अरे भाई, तुम्हारी और गवर्नमेंट की लड़ाई है। ईडीएमसी दिल्ली सरकार लड़ रही है, लेकिन जनता क्यों सफ़र करे? हम क्यों सफ़र करें? हम क्यों इस कूड़े में रहें? हम क्यों इस गंदगी में रहें? सरकारों को लड़ना है, लड़ें, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह दे ना दे हमें क्या मतलब है? हमें तो हमारी सफाई से मतलब है। हमारी गलियां साफ़ होनी चाहिए, हमारी नालियां साफ़ होनी चाहिए। हम तो अपना टैक्स भर ही रहे हैं ना। अब पूरी दिल्ली में त्राहिमाम कर रही है इस टाइम। चारों तरफ जहाँ जाओ गंदगी के भंडार पड़े हैं। जिस लोकल एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पूरे पार्क गलियाँ ऐसी हो रही है जैसे यहाँ पिछले कितने टाइम से देखा जाए कि क्या हालात है। मतलब यहाँ आम पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत गलत स्थिति पे जा रहा है हमारा दिल्ली, और देश की तरह भी देखा जाए तो वो भी इसी तरह से ख़राब होती जा रही है। जो कर्मचारी रखे हुए हैं उठाने वाले वो ले जाते हैं। अब रहा कि सफाई का जो काम है, सड़कों की सफाई का, वो ढेर कर देते हैं। जो कर्मचारी हैं सफाई करने वाले, वो जगह जगह ढेर लगा जाते हैं। कई ढेर गाड़ियों के नीचे रह जाते हैं
गाड़ियाँ जो है इतनी हैं लोगों के पास, वो सड़कों को आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों को घेरे रखती हैं। तो गीता कॉलोनी के रानी गार्डन के रहने वाले युवक को एक अज्ञात कार ने कृष्णानगर बिजली दफ्तर के पास कुचल दिया। परिजनों का कहना है कि कल रात को दानिश अपनी बाइक से जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद दानिश के दोस्त उसे घायल हालत में अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले से ये ना लोगों को पीछे से ही उड़ाता हुआ आ रहा था, मतलब पहले से एक्सीडेंट कर दिए इनने। जो एक्सीडेंट करे थे वो बंदे और जो मेरा भाई था वो आगे जा रहा था, ये पीछे से आ रहे थे, जो मतलब जिन्हें पहले उड़ा के आया था। ये इनने आगे जाके गाड़ी स्पीड में थी, साइड मार दी, उनका एक्सीडेंट हो गया। जो पीछे आ रहे थे वो जानने वाले निकले मेरे भाई के, तो वो उन्हें उठा के हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मोंगा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके उसने क्या नाम एडमिट करने को कहा, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे ये इमरजेंसी केस है, इसे हेडक्वार्टर ले जाओ। तो जब तक हेडक्वार्टर लगा उसकी डेथ हो चुकी। 11:30 का वाकया है जब इसका एक्सीडेंट हुआ था। जब से पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों ने बहुत अपील कर रहे हैं, बहुत बार उनसे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे वो लोग। कैसे हुआ एक्सीडेंट, कैसे पता लगा आप लोगों को? हम लोगों की ये है, इस गली में कोई मतलब 7 के लड़के रहते हैं, मतलब उधर जा रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने, अक्सर आदमी रोक ही लेता है, देखो कौन है, तो उन्होंने देखा, अपनी गली गए तो वो उठा के भागे, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं करा। फिर वो बेचारों का गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, फिर वो गोद में लेके भागे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन और बर्ड फ्लू की खबरों के बीच गाजीपुर मुर्गा मंडी का क्या हाल है, इसका जायजा लिया सीसीएन संवाददाता कुणाल शर्मा ने। इस दौरान हमने पाया कि किसान आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद और कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में गाजीपुर मुर्गा मंडी के व्यापारियों से हमने बात की। व्यापारियों का कहना है कि गाड़ियां समय पर पहुंच रही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, ग्राहक भी सामान्य मात्रा में पहुंच रहे हैं। बर्ड फ्लू की खबरों के दौरान चिकन के रेट्स में कुछ गिरावट आ गई थी और फिलहाल मंडी में अब रेट्स में थोड़ा सा सुधार आया है। देखिए, रूट की वजह से तो दिक्कत नहीं है, रूट तो मेन हाईवे बंद है, उसके अलावा जो और लोकल रूट हैं वो खुले हुए हैं, अराइविंग पे उसकी कोई कमी नहीं है। ऐसे में रेट पर भी फर्क पड़ रहा है, ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक भी आ रहे हैं, क्योंकि मेन सिर्फ एक मेन रूट बंद है, बाकी तो खुले हुए हैं। रेट्स तो देखिए बर्ड फ्लू के बाद ही जो गिरे थे वो जब से अभी डाउन ही चल रहे हैं, अभी ऊपर नहीं आए, पब्लिक डरी हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा रेट नॉर्मल होने में। मंडी में इस टाइम जो चिकन बिक रहा है वो 45 से 50 रुपए। ग्राहक पूरे पहुँचे और रूट भी खुला हुआ है, रूट को माल को आने में कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल जैसे अपने प्रॉपर टाइम पे आती थी अभी तो ऐसे ही आ रही। लेस तो नॉर्मल चल रहा है, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, नॉर्मल है, काम धीरे धीरे अपनी लाइन पे आ रहा है, ग्राहक को कोई परेशानी नहीं है। बस ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक के बॉर्डर बंद होने की वजह से वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो यूपी के अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य रूप में निर्माण के लिए जन जन से निधि समर्पण अभियान देश के तमाम शहरों में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा में 251 बाइकों की रैली बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई। इस दौरान बीजेपी के जिला मंत्री सार्थक पांडे का कहना था कि राम केवल एक समुदाय के नहीं बल्कि जन जन के हैं। उन्होंने कहा कि इस भव्य रैली में हमें स्थानीय लोगों का काफी साथ मिला और हमने ये संकल्प भी लिया कि राम मंदिर निर्माण में घर घर से योगदान लिया जाएगा। ये रैली अथॉरिटी रोड से लेकर गाजीपुर तक है, जिसका उद्देश्य ये था कि हम लोगों को ये बात बताएं कि अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जिस राम मंदिर के लिए हमारी 14 पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी, आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं हमारी पीढ़ी कि हमें इस मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोगी बनने का अवसर मिल रहा है। हमने ये जन जन को ये मैसेज दिया कि राम किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि जन जन के हैं, तो हर व्यक्ति अपने घर से एक एक ईंट का सहयोग उनको करे, जिसमें हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, सारे निगम पार्षद रहे। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सीसीएन। नमस्कार।